हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर करते हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 2-3 दिन से अपने वीडियो नहीं आ रहे हैं, उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो आज अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जानेंगे। बीएससी के अंदर ये टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं और नेट के एग्ज़ाम में अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम का किस प्रकार से निकालते हैं और कितना होता है। इससे पहले अपन टर्मिनल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसको बड़े ध्यान से अपने को समझना है। देखो ये क्या होते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं अपन एक्स वाई जेड, ये होते हैं द नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट या द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट के जो नंबर है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट? विच कैन डिफाइन क्लासिकल मैकेनिक्स सिस्टम कंप्लीटली, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि स्पेस के अंदर कोई पतंग उड़ रही है तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, क्योंकि वो 3D में मूव है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये कोई सिंपल कोऑर्डिनेट नहीं है। इन कोऑर्डिनेट को कहा जाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर लिखें अपन, द नंबर ऑफ कौन से कोऑर्डिनेट? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। द नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स which can define the mechanical system completely, known as डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो द नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विच कैन डिफाइन द मैकेनिकल सिस्टम, किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली क्या कर दें? डिफाइन कर दें। यहां पर ये वर्ड का मिल लिया अपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। एक बार के लिए आप ध्यान रखो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स दीज आर रियल कोऑर्डिनेट्स जो डेली लाइफ में आप काम में लेते हो। किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है एक्स वाई जेड। तो ये वही कोऑर्डिनेट हैं। तो किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना आप क्या करोगे, इसको कोऑर्डिनेट का यूज लोगे, वो कोऑर्डिनेट ही आपके क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं कि व्हाट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अपन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो वे कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे जो मैकेनिकल सिस्टम को डिफाइन कर दें। ठीक है, मिनिमम नंबर, यानी कोऑर्डिनेट तो अपने पास है जैसे एक्स वाई जेड, ये किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम पार्टिकल अपना यहां है 3D में, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। तो इस P के कोऑर्डिनेट हैं सपोज एक्स वाई जेड। तो ये तीनों, अगर कोई पार्टिकल अगर एक्स वाई में है तो
तो अपने को एक्स वाई जेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स वाई प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। तो अपने पास कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3 एक्स वाई एंड जेड। इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हुई? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। तो यहां पर दो कोऑर्डिनेट को अपने को जरूरत पड़ी, एक्स एंड वाई। तो ये तीनों तो क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स। और सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की अपने को जरूरत पड़ी? 2। तो देयर आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर एक्स और वाई जो हैं वो क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी डेफिनेशन में अपन क्या लिख सकते हैं? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स which can define a mechanical system are known as generalized कोऑर्डिनेट्स। तो ये डेफिनेशन है। तो ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या है? द नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विच कैन डिफाइन द मैकेनिकल सिस्टम कंप्लीटली। किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, वो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो किसी भी सिस्टम को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और जनरलाइज्ड जो कोऑर्डिनेट होते हैं वही आपके क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन क्या लिखते हैं? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जिसको अपन किससे लिखते हैं? डी ओ एफ। डी ओ एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होंगे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो अपन क्या लिखते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ही है। अगर अपन बात करें इसकी, फॉर एग्जांपल, कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो ये अपने पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर दिस इज एक्स एंड वाई। इस सिस्टम में यहां पर कोई पार्टिकल है जिसके लिए वाई कोऑर्डिनेट दिस इज एक्स। तो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। और यहां इसका जो एंगल है वो क्या है? थीटा। ठीक है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर इसको अपन लिखें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, विल बी कितने होंगे? इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट हैं? एक्स वाई और एक एंगल है थीटा। 3 हो गए ना, एक्स वाई और थीटा। और मैंने क्या बताया था कि वे कोऑर्डिनेट जो किसी सिस्टम को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेंगे वही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, और वही क्या होंगे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो दोनों को इक्वल लिख दिया। तो देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड थीटा। देयर आर 3, और 3 भी कौन कौन से? एक्स वाई एंड थीटा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यह है डिग्री ऑफ फ्रीडम या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अब अपन क्या करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले को देखते हैं कि किस टाइप से डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन निकालेंगे किसी भी सिस्टम का। तो देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो फॉर्मूला है अपने पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3n - k।
ये वो फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कैलकुलेट कर सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एकमात्र फॉर्मूला है फिजिक्स में कैलकुलेट करने का। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो n है ये तो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपके पास सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। और जो k है, ये जो k है ये है कंसंट्रेंट्स। ये k क्या है? कंसंट्रेंट, यानी इसको आप ये बोल सकते हो कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ किस तरीके से बॉन्ड बना सकता है। 3n - k, n तो नंबर ऑफ पार्टिकल, k है बॉन्ड। बॉन्ड मैं आपको समझाऊंगा कि होते क्या है। देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं फॉर वन पार्टिकल। तो वन पार्टिकल सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें। देखो, n की वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है अपने पास 1, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल है 1। k जो है अकेला पार्टिकल किसी से बॉन्ड नहीं बना सकता। कंसंट्रेट क्या होगा इसका? 0। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3 इंटू n की वैल्यू है 1 माइनस k, k की वैल्यू कितनी है 0, तो 3 इंटू 1 यानी 3। तो सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। कोई भी पार्टिकल अगर सिंगल है और वो पार्टिकल स्पेस के अंदर मूव है, मोशन में है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 होंगे, यानी 3 डायमेंशनल वो मोशन कर सकता है। सेम अपन बात करें फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। डबल पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है। देखो, डबल पार्टिकल के लिए n इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 और k विल बी 1। 2 पार्टिकल एक बॉन्ड बना सकते हैं इस प्रकार से। ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ये दोनों बंद बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां कितने बॉन्ड बनाए? एक ही बॉन्ड बनेगा। पार्टिकल को कैसे भी रख दो, दोनों एक ही तरीके से बन सकते हैं। तो k विल बी 1। k की वैल्यू अगर 1 है, n की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3 इंटू n की वैल्यू 2 माइनस k 1, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 यानी 5। अगर आपके पास 2 पार्टिकल हैं तो उन 2 पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, अगर अपन बात करें 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए, थर्ड है अपना फॉर 3 पार्टिकल्स। तो 3 पार्टिकल के लिए क्या होगा? देखो, 3 पार्टिकल के लिए n विल बी 3 और k कितना होगा? 3 पार्टिकल हैं अपने पास, इस प्रकार से है। एक तो ये k हो गया, ये दोनों बन सकते हैं आपस में, और एक ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो k विल बी 2। ये कब है? जब पार्टिकल कैसे हों? लीनियर हों, यानी रैखिक रखे हुए हों, एक लाइन के अकॉर्डिंग रखे हुए। तो ये दोनों बन सकते हैं, ये दोनों बन सकते हैं। k कितना होगा? 2 होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3 इंटू n की वैल्यू है 3 और माइनस k की वैल्यू है 2। तो ये 3 इंटू 3 9, 9 माइन k की वैल्यू कितनी है? 2, 9 माइनस 2 यानी 7। अगर 3 पार्टिकल सिस्टम है और कंडीशन गिवन है कि अगर वो लीनियर हैं तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 7। अगर अपन बात करें कि तीनों पार्टिकल जो है वो एक ट्राइंगल में है, ऐसे हैं, 3 पार्टिकल ऐसे भी तो रखे जा सकते हैं। तो एक k ये हो गया, ये दोनों आपस में बन सकते हैं, k ये हो गया, ये दोनों आपस में बन सकते हैं, k ये हो गया। तो k इक्वल्स टू कितना हो गया इसके लिए? 3। नंबर ऑफ पार्टिकल तो वही 3 है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा
वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस के की जगह 3, 9 माइनस 3 यानी 6। ये किसके लिए है? अगर ये कैसे हों इन ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल फॉर्म में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6 होगा। और लीनियर में अगर हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम कितना होगा? 3 फॉर सिंगल पार्टिकल। डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डबल पार्टिकल के लिए कितना? 5। और 3 पार्टिकल इसके लिए 2 केस बताए मैंने, क्योंकि 3 पार्टिकल एक लेयर के रूप में रखे हों यानी लीनियर हों तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। दिस इज मैक्सिमम। डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 7 होता है मैक्सिमम। और अगर ये ट्राइंगल की फॉर्म में रखे हुए हैं तो इनका जो कंसंट्रेट्स है वो 3 आएगा, k इक्वल्स टू 3। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। तो ये 3 पार्टिकल के लिए, 3 पार्टिकल्स के लिए आपको 2 केस जो हैं वो ध्यान रखने हैं। तो ये अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम का है जिसमें अपन ने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को देखा है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो निकलता कैसे है? किसी क्वेश्चन में देखो, इसका क्वेश्चन जेस्ट और IIT जेम इसमें ज़्यादा पूछता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट किसी सिस्टम के कितने होते हैं। तो दोनों बात एक ही है, चाहे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पूछे या डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे, दोनों एक ही बात है। इसके बाद में अपन अगला जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं।